शेर हुए ढेर। मोदी लहर में माया का सफाया। छप्पन इंच के सीने के सामने नहीं टिक पाए मुलायम। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। मोदी तूफान में नीतीश का गुरूर चूर चूर। सूख गया चौधरी का हैंडपंप। मोदी की आंधी में उड़ गए लालू। महाविजय के आगे पवार का पावर फुस। मोदी के सामने केजरीवाल का सरेंडर। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। याद होगा मोदी किस तरह से अपनी रैलियों में कहते थे कि सबका यानी कि सपा, बसपा और कांग्रेस का सफाया होगा। मोदी की सुनामी आएगी और सब गायब हो जाएंगे, नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। आज कम से कम अभी तक चुनाव के जो आंकड़े आए हैं वो ये बात को साबित करते हैं। आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट और उसके बाद इस पर करेंगे चर्चा। कहीं नहीं जाए। हिंदुस्तान की सियासत में ऐसी सुनामी आई कि बिहार और यूपी के सभी सियासी मठ उजड़ गए, किले ढह गए। माया की ठसक चकनाचूर हो गई। मुलायम का रुतबा मिट्टी में मिल गया। लालू का जलवा फुस हो गया। नीतीश का गुरूर टूट गया और यूपी और बिहार में बीजेपी बम बम बोल रही है। सबसे पहले मैं देश के जनता के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि देश की जनता ने बीजेपी को और एनडीए को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक सफलता दिलाई है। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के राजनीति की बात की है। हम देश के भविष्य को, देश के तकदीर को बदलना चाहते हैं और भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान, यही हमारा सपना है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अकेले अपने दम पर 80 सीटों में से 71 सीटें जीत ले गई। ये अब तक के बीजेपी का सबसे बड़ा परफॉर्मेंस है। मायावती की हालत सबसे खराब रही। 2009 में 21 सीटें जीतने वाली मायावती का सूपड़ा साफ हो गया। कल तक मोदी को समर्थन न देने का दावा ठोकने वाली मायावती का एक नेता भी इस बार लोकसभा में नहीं दिखेगा। करीब करीब यही हाल मुलायम सिंह यादव का भी है। पिछले चुनाव में 23 सीटों पर कब्जा करने वाली समाजवादी पार्टी अब 6 सीटों पर सिमट गई है। मुलायम किसी तरह अपनी और अपने परिवार की सीट बचा पाए। लोकतंत्र को आतंकित करना, मतदाताओं को प्रभावित करना, इससे ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह का काम करती है। यूपी के तीसरे छत्रप अजीत सिंह है। कुछ भी नहीं बचा, अपने भी हार गए और बेटे को भी नहीं जिता पाए। 2009 में 5 सीटें जीतने वाली राष्ट्रीय लोकदल का हैंड पंप मोदी के सुनामी में सूख गया। उनको भारी बहुमत मिला है, मैं उनको बधाई देता हूं और नरेंद्र मोदी की लहर से ज्यादा उनका कुशल प्रबंधन, उसके लिए वह सराहना के पात्र हैं। मैंने पहले भी कहा था, लोगों ने समझा कि मैं चापलूसी कर रहा हूं। 2 दिन पहले ही मैंने कह दिया था, अटल जी के वाणी का ओज, आडवाणी जी की राजनीतिक सोच की कट्टरता और प्रमोद महाजन का प्रबंधन, तीनों के समन्वय का नाम नरेंद्र मोदी है। पड़ोस के बिहार में मोदी से 2-2 हाथ करने वाले नीतीश और लालू दोनों का गणित बिगड़ गया। सबसे खराब हालत नीतीश की रही। पैर से सियासी जमीन ही खिसक गई। सत्ता में रहने के बाद भी अपनी इज्जत तक नहीं बचा पाए।
पिछली बार राज्य की आधी सीटें यानी 20 पर कब्जा करने वाली जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें ही नसीब हो पाईं। कांग्रेस की नाव पर सवार होकर अपना खोया हुआ जनाधार पाने की आस में लालू को न माया मिली न राम। 2009 में 4 सीटें थी, किसी तरह 1 बढ़ी और 5 पर ही संतोष करना पड़ा। पत्नी राबड़ी देवी हार गईं। अभिषेक चंद्रा के साथ अनुराग श्रीवास्तव, पटना, इंडिया न्यूज। तो क्षेत्रीय छत्रपुर का क्या हुआ आप खुद देख रहे हैं हाल। एनसीपी का क्या हुआ, 22 सीटों पर कंटेस्ट किया, मात्र 2 सीटों पर जीती है अभी तक और 4 सीटों पर आगे चल रही है। आपको दिखाते हैं एनसीपी का क्या हाल हुआ। शरद पवार कभी नीम कभी शहर चल रहे थे मोदी की तरफ, लेकिन वहां पर भी मोदी वेव, मोदी लहर किस तरह से महाराष्ट्र में एनसीपी को खा गई, अब दिखाते हैं। मोदी की आंधी में सियासत के चाणक्य शरद पवार ताश के पत्तों की तरह ढह गए। मोदी सुनामी में महाराष्ट्र के इस क्षत्रप के सिर से ताज उड़ गया। पवार के पावर प्रफुल्ल पटेल की बत्ती गुल हो गई, चुनाव हार गए। नासिक से छगन भुजबल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। इस क्षत्रप की लाज किसी तरह बेटी सुप्रिया सुले बचा पाई। बारामती से चुनाव जीत गईं, लेकिन 2009 में महाराष्ट्र में 8 सीटें जीतने वाली एनसीपी को बाकी कुछ भी हाथ नहीं लगा। दोस्तों, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। 6 महीने पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नए क्षत्रप बनकर उभरे और 6 महीने के अंदर ही मोदी की आंधी में हवा हो गए। दिल्ली की कुर्सी छोड़कर पीएम की कुर्सी का सपना संजोए केजरीवाल काशी के कुरुक्षेत्र में मोदी के सामने उतर गए। खुद चुनाव हार गए और दिल्ली की एक भी सीट पर कब्जा नहीं कर पाए। विशाल के साथ दीनबंधु सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि तमाम रीजनल पार्टीज, खास तौर से अगर हिंदी हार्टलैंड में देखा जाए तो अपने खाते तक नहीं खोल पाई बीएसपी जैसी पार्टी। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए अनिल बंसल जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ेंगे। आरती मेहरा जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री जी भी जुड़ रहे हैं। अनिल बंसल जी, मैं बीजेपी के रिएक्शन पर आऊंगी। बीजेपी वैसे भी फूली नहीं समा रही है, लेकिन सबसे पहले आपसे ये रिएक्शन, आखिरकार मोदी वेव में क्या था कि सब नेस्त नाबूद हो गए? आप आंचल जानती हैं, ये चुनाव मैंने बार बार कहा कि इस चुनाव की 2 खासियत थी। ये एंटी इनकम्बेंसी भी था, यूपीए सरकार के खिलाफ घोर इनकम्बेंसी का चुनाव था, एंटी इनकम्बेंसी। और ये चुनाव पॉजिटिव मैंडेट के लिए भी चुनाव था। ऐसा कोई चुनाव कभी नहीं हुआ जिसमें दोनों फैक्टर काम करें। 77 के चुनाव में कांग्रेस हारी आपातकाल की जातियों के कारण और सारा विपक्ष यूनाइटेड था। इसके बाद 84 में सहानुभूति लहर पर राजीव गांधी जीते। लेकिन ये चुनाव अकेला था जहां यूपीए के खराब प्रदर्शन के खिलाफ गुस्सा था, लेकिन साथ साथ वो नकारात्मक जनादेश नहीं था। मोदी ने उसको सकारात्मक जनादेश में बदला और उन्होंने मैसेज दिया कि मुझे आप इसलिए मत बनाइए कि आप यूपीए को हटा रहे हैं, मुझे एक अच्छी सरकार को मैं आपको दूंगा। इसका भरोसा जगाया और लोगों ने 56 फाड़ बहुमत उनको दिया, जैसा बहुमत मुझे लगता है आज तक किसी भी पार्टी को इस तरह का बहुमत नहीं मिला होगा देश के हर हिस्से में। 84 के बाद का रिकॉर्ड टूट रहा है। आप कांग्रेस पार्टी तो डूबी ही, उसके एलआई भी डूब गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या हाल हुआ, लालू यादव का क्या हाल हुआ, सारी पार्टियों का आपने हाल देखा। और नीतीश कुमार जो मोदी के नाम पर ऐसे बिदक रहे थे जैसे मोदी ना आया कोई पता नहीं क्या चीज हो गया, और उन्होंने अपना क्या गत कर ली। असेसमेंट रोंग हुआ, उनको गलती कर बैठे। रागिनी नायक हमारे साथ कांग्रेस से भी जुड़ गई है। रागिनी, कल दफ्तर से घर जा रही थी तो गाना सुन रही थी, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है। मुझे नहीं पता था कि आज की तारीख में कांग्रेस पर इतना सटीक बैठ जाएगा ये गाना। आज जो जनादेश सामने आया है, जो मतादेश है, इस देश की जनता का आदेश है, उसको कांग्रेस पार्टी विनम्रता के साथ स्वीकार करती है। ये पार्टी की अध्यक्षा सोनिया जी ने भी कहा, राहुल जी ने भी कहा, उन्होंने जिम्मेदारी भी ली। मैं आरती मेहरा जी को बधाई देना चाहती हूँ, उनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को भी बधाई देना चाहती हूँ।
और उसी के साथ शुभकामनाएं भी हैं कि आगे जो बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, जो जनता को बहुत बड़े सब्ज़बाग दिखाए हैं, उस कसौटी पर खरे उतरे। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाने की भी जिम्मेदारी लेती है। निराशाजनक हमारे लिए ये नतीजे रहे, बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी, और आत्मचिंतन मंथन, या मैं कहूंगी इससे थोड़ा और ज्यादा भी हमें करने की जरूरत है, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी सशक्त है, उसकी क्षमता है। अभी एक और कोई पैनलिस्ट बैठे हुए थे, माफ कीजिएगा नाम नहीं जानती हूँ, वो 84 की बात कर रहे थे। मैं कहूंगी कि 77 में, उसके बाद 99 में भी कांग्रेस पार्टी ने हार का मुंह देखा था, लेकिन 2 साल के अंदर ही न सिर्फ अपने पैरों पर वापस आकर खड़ी हुई, बल्कि बहुमत हासिल किया। तो मुझे लगता है कांग्रेस का जुड़ाव और कांग्रेस का प्रभाव जनता के साथ है। कोई भी चुनाव लोकतंत्र में अंतिम चुनाव नहीं होता है, इसीलिए सबसे कम टैली आज तक में कांग्रेस 139 साल की पार्टी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये जुड़ाव है जनता का, डिस्कनेक्ट है। देखिए, मैंने तो इस बात को नकारा ही नहीं, मैं स्वीकार करती हूँ बहुत कमियां रह गई होंगी क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, कैंपेन स्ट्रैटेजी में। इस पर विश्लेषण होगा, चिंतन होगा, और इसके लिए सुधार करने के लिए क्रियान्वयन भी होगा। अच्छा, विजय सोनकर शास्त्री जी, उनका ये कहना है कि जनता के साथ अभी भी कांग्रेस का जुड़ाव है, लेकिन बीजेपी का कमल जहां जहां खिलता चला गया, वहां वहां पर जो रीजनल पार्टीज थी उनको भी उखाड़ फेंका आप लोगों ने। देखिए, ये सही बात है, और यह जो इलेक्शन हुआ है ये कोई सामान्य मुद्दे पर नहीं हुआ था, बल्कि इस देश में जो मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही थी उस पर भी नहीं भटक पाई जनता ने केवल देखा कि इस देश में जिस तरह से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और विकास का एक मुद्दा था, वो मुद्दा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अभी रागिनी जी कह रही थी कि कांग्रेस बड़ी विनम्रता से हार स्वीकार करती है, और इतना ही नहीं, वो विपक्ष की भूमिका अदा करेगी। पर शायद अभी चर्चा हो रहा था हमारे पत्रकार मित्रों के साथ कि विपक्ष में भूमिका अदा करने के लिए भी शायद कांग्रेस के पास मैंडेट नहीं है। 55 सीट कम से कम चाहिए ताकि विपक्ष की लीडर ऑफ अपोजिशन की वो मिल सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश की जनता ने कांग्रेस की हकीकत को समझा है। आज के नतीजे जो आए हैं, जनता का जनादेश है सराखों पर, लेकिन एक सवाल जो आप ही के नेता उठा रहे थे पहले, जो आप ही के नेताओं ने बोला कि चलिए नीतीश सरकार, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम नीतीश सरकार को बर्खास्त कर देंगे। अब रीजनल सेटरैप्स के जितने नतीजे आए हैं वो एक तरफ है, लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं की ये जो बात कही जाती है, अपने आप में आप क्या कहेंगे? अब आगे रीजनल पार्टीज का और ज्यादा क्या करेंगे आप? नहीं, देखिए, हमारे नेताओं ने जो कुछ भी कहा है, ये एक वहां पर जो वातावरण था उसके आधार पर ये सब बातें कही थी। वो चुनाव में इस प्रकार की बहुत सारी बातें होती हैं। सच्चाई तो है कि रीजनल पार्टियों को स्वयं जनता ने ही रिजेक्ट कर दिया है, बर्खास्त कर दिया है। हम लोगों को बर्खास्त करने के लिए भी बचा भी नहीं है कुछ, मेरे ख्याल से। हमें लगता है कि यह जो चुनाव हुआ है, यह चुनाव वास्तव में देश की जनता परिवर्तन चाहती है, और देश की जनता जो एक काली रात्रि यूपीए की थी। माफ कीजिएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में आरती मेहरा जी भी हैं, उनके पास भी आऊंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि एआईएडीएमके, तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल को अगर छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के साथ जो पार्टी थी, कांग्रेस खुद तो डूबी ही, उनको भी साथ लेकर डूबी। आरती मेहरा जी, क्या इसकी बड़ी वजह लगती है आपको? देखिए, बड़ी वजह एक ही है, नरेंद्र मोदी जी जो उम्मीद और जो कनेक्ट कर पाए भारत की जनता के साथ, भारत की हर वर्ग ने, हर भाषाभाषी ने, हर राज्य में अगर आप देखें, हम अपने खाता खोलने में सक्षम हो पाए हैं। हमारा वोट पोल परसेंटेज बढ़ा है। आरती जी, क्या आपको लगता है कि जैसे ये इलेक्शन नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल में लड़ने की कोशिश की और बहुत हद तक ये पर्सनालिटी ड्रिवन था, अब आपको लगता है एक नया चैप्टर की शुरुआत हो गई है और हो सकता है आने वाले वक्त में जो रीजनल पार्टीज आर्म ट्विस्ट करती थी सेंटर में, वो खत्म होगा? वो बिल्कुल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने क्लियर इंडिकेशन दिया है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। एजेंडा देश का एजेंडा होगा और हर काम जो राष्ट्र हित का है वो करेंगे। एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि मैं बदनीयत से कुछ नहीं करूंगा। तो इसलिए अब राष्ट्र को एक बड़ा संवेदनशील और एक बड़ा सेंसिटिव
उसके साथ ही साथ एक ऐसा फोकस्ड पर्सन मिला है जो माइन्यूटली हर ठीक है हर चीज ठीक है। आरती जी, अब हम एनालिसिस करते हैं पॉइंट वाइज, स्टेट वाइज, की आखिरकार कौन कहां पे था और कितना नुकसान हुआ। अनिल बंसल जी हमारे साथ हैं। खास तौर से बीएसपी की बात करी जाए, अनिल बंसल जी, जीरो, खाता तक नहीं खोल पाई है। हाथी आया हाथी आया हाथी आया फुस। आंचल जी, आप एक बात देखिए, मैं आपको मोटे तौर पर एक जनरल बात बताता हूं। इस चुनाव में मतदाताओं ने मानस बनाया था कि दिल्ली में प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है, केंद्र में सरकार कौन बना रहा है। तो आपने देखा कोई क्लेम कर रहा था कि नरेंद्र मोदी के अलावा कांग्रेस में राहुल गांधी खुद डिमोरलाइज थे, तीसरे फ्रंट की बातें लोग करने वाले आपस में बैठने को साथ तैयार नहीं थे, तो कोई दावेदार ही नहीं था। तो जनता ने समझ लिया कि ये जो क्षेत्रीय दल हैं, ये सिवाय खेल खराब करने के इनकी औकात नहीं है, इनको सीटें देने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये देश में दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। तो मायावती जो हैं, अभी 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम कोई समर्थन भाजपा को, एनडीए को नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। जनता ने अब तो समर्थन देने लायक ही नहीं रही है, उनकी औकात बता दी है। देखिए नहीं, लेकिन ऐसे शब्द का ना इस्तेमाल करें महिलाएं। लेकिन अनिल बंसल जी, सोशल इंजीनियरिंग सब धरी की धरी रह गई, और ये जो दलित वोट बैंक की शिफ्ट की बात की जा रही थी, अब ये मायावती के पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ये निश्चित रूप से उनके लिए खतरे की घंटी में खाली मायावती की बात नहीं है। आप 3 राज्य हैं जहां क्षेत्रीय दल बचे हैं। उड़ीसा में बीजू जनता दल बचा है, और ममता बनर्जी बची और जयललिता, और ये तीनों वो राज्य हैं, आंचल जी भूलना नहीं चाहिए, जहां भाजपा कमजोर रही है। अभी वहां भाजपा को अपनी पैठ बढ़ानी है। और ममता बनर्जी को जो है वो क्यों नरेंद्र मोदी के खिलाफ चिल्लाई, क्योंकि उनको लग रहा था कि नरेंद्र मोदी बीजेपी को घुसपैठ करा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और कांग्रेस की हालत जो है वो और खराब हुई, बीजेपी उससे बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आई। तो ये 3 राज्यों में क्षेत्रीय दल बचे हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन जगह भी भाजपा बढ़ेगी। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। रागिनी, आप तैयार रहिएगा, क्योंकि उसके तुरंत बाद आपके पास आऊंगी। जाहिर तौर पर लालू की लालटेन यहाँ पर बुझती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से मैंने आडवाणी का रथ रोका था, मोदी का भी रथ मैं ही रोकूंगा, लेकिन उनकी अपनी लालटेन बुझती हुई नजर आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक, इस पर भी चर्चा करेंगे, तुरंत लौट रहे हैं। 2004 में इंडिया शाइनिंग नहीं हो पाया था, लेकिन 2014 में मोदी शाइनिंग जरूर हो पाया है, और इतना ज्यादा मोदी शाइनिंग हो गया है कि आंखें चुंधिया गई हैं तमाम रीजनल पार्टीज की। हम इसी के ऊपर चर्चा करें। हमारे साथ रागिनी नायक लगातार जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ अब हमारे साथ संतोष भारती जी भी जुड़ गए हैं पक्ष रखने के लिए। लेकिन एक बात बताइए रागिनी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि आपने खुद तो कांग्रेस डूबी ही डूबी, जिसको साथ लेकर चली उनको भी डुबो दिया, तमाम रीजनल पार्टीज, और बड़े अजीबोगरीब अलायंस। लालू को बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस ला रहे थे उसको राहुल गांधी जी फाड़ देते हैं, लेकिन जब राहुल और सोनिया की रैली होती है बिहार में, तो लालू साहब को पहले बोल दिया जाता है कृपया करके मंच पर ना आए। तो क्या ये किस तरह के अलायंसेस थे आपके, और रीजनल पार्टीज को और ज्यादा नुकसान पहुंचा? देखिए, आपने जो 2 प्रश्न उठाए हैं उन पर मैं समझती हूं कि तमाम चर्चा हो चुकी है, पर अगर आप चाहती हैं मैं दोहरा देती हूं। राहुल हम सावधान कर रहे हैं देश को, और हमारे टारगेट में है वो देश के। मैं किस बात का बधाई दूं? आई एम नॉट अपॉर्चुनिस्ट, आई एम नॉट अफ्रेड किसी बात से। तो आपने सुना लालू ने क्या कहा, वही लालू जिन्होंने कहा था कि मेरी पॉलिटिकल ओबिचुरी नहीं लिखी है अभी, ये मोदी के रथ को वही रोकने वाले हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी, आप क्या कहेंगे? रागिनी जी कह रही हैं कि ये एक ऐसा सवाल है जो बाकायदा रिपीट हो रहा है, लेकिन चर्चा तो इस पर होगी ना कि रीजनल पार्टीज को सबसे ज्यादा धक्का कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी का, उनको भी नुकसान हुआ। आंचल, आप मुझे समय नहीं दे रही हैं बोलने के लिए। अच्छा रागिनी, बोलिए। दे दीजिए। आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। जी, मैंने उसके बाद ये भी कहा कि राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया है कि अलायंस जब होता है, गठबंधन होता है, तो वो किसी व्यक्ति के साथ नहीं। दे दीजिए। आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। जी, मैंने उसके बाद ये भी कहा कि राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया है
कि अलायंस जब होता है, गठबंधन होता है, तो वो किसी व्यक्ति के साथ नहीं होता, पार्टी के साथ होती है। और पार्टी का नेतृत्व तो जरूर नेता करते हैं, लेकिन पार्टी केवल एक नेता पर आधारित नहीं होती है, ये बार बार कहा है। और अगर आप बिहार की चर्चा करना चाहें तो जेडीयू के उदय के बाद ये माना जा रहा था कि आरजेडी तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और आज का नतीजा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा रागिनी कि कांग्रेस क्या कंफ्यूज थी, क्योंकि एक आम नागरिक भी जानता है कि आरजेडी मीन्स लालू, लालू मीन्स आरजेडी। तो राहुल गांधी भी कंफ्यूज थे, कांग्रेस भी कंफ्यूज थी क्या इस बाबत? आपको नहीं पता था किससे अलायंस हो रहा है? विजय सोनकर शास्त्री जी, अब क्या बताया जाए? आप देख रही हैं कि रागिनी जी कह रही हैं कि लालू और निष्कर्ष निकाल रही हैं, वो आपका व्यक्तिगत निष्कर्ष हो सकता है। रागिनी जी बहुत परेशान है और ये बार बार कुछ बोलना चाहती हैं। कांग्रेस का परफॉर्मेंस बिहार में है, वो नतीजा टोटल खराब है, लेकिन 2-3 प्रदेश जिनमें कांग्रेस का ठीक प्रदर्शन रहा है उनमें से बिहार एक है। ये कंपैरेटिव कहाँ से हो रहा है? कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ पे कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा हुआ है? ये तो सोनिया और राहुल नहीं मान रहे हैं जो आप नेशनल टेलीविजन पर बोल रही हैं रागिनी। आंचल, आप बात सुन नहीं रही हैं, मेरी बात पूरी नहीं होने देती हैं, बीच में आप भी बोलती हैं, दूसरे वक्ता से भी कह रही हैं। मैं ये कह रही हूँ, कांग्रेस और अलायंस ने जो 2-3 प्रदेश में जो पूरा नतीजा रहा उनमें से बेहतर अगर प्रदर्शन किया है तो उनमें से बिहार है, क्योंकि बिहार में हम साथ में 2 डिजिट में पहुंचने में कामयाब रहे हैं। ये तो मैं पहले ही मान चुकी हूं कि ये खराब प्रदर्शन है, वो तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मान चुका है, उसमें कोई दो राय नहीं है। विजय सोनकर शास्त्री जी, लालू को राइट ऑफ करेंगे बीजेपी वाले? नहीं, लालू का और ये सब इतिहास सब पुराना हो गया, खत्म हो गया है। रीजनल पार्टियों के इस देश को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और खासतौर से कांग्रेस ने रीजनल पार्टियों के साथ जिस तरह से ये एक लंबे समय से खेल रही है और उनके आधार पर देश को जिस तरह से तबाही के गर्त में ले गई है, ये पूरा देश ने देखा है। आज सपा बसपा का जो बैसाखी लेकर के कांग्रेस ने शासन किया है 5 वर्ष तक में यूपीए सेकेंड का जो चलाया है, क्या आप समझती हैं कि उससे कम नुकसान हुआ है? उसके पहले भी कांग्रेस जो गठबंधन की सरकार चला रही थी और जिस प्रकार से क्षेत्रीय दलों को इस्तेमाल कर रही थी, क्या ये सरकार चलती है? हमने भी गठबंधन की सरकार चलाई है, पर राष्ट्रीय इंटरेस्ट में एक भी कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ था। पर आज यूपीए सरकार के सारे निर्णय राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सब केवल देश को पीछे ले जाने के लिए हुआ था और आज उसकी सजा भी कांग्रेस पार्टी को मिली है। तो हम समझते हैं कि लालू और मुलायम और मायावती जैसे ये सब युग समाप्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का कुछ जो नेशनल नेटवर्क था, ग्राउंड लेवल का जो हमारा पार्टी का स्ट्रक्चर था, थोड़ा दक्षिण भारत में कमजोर होने की वजह से आज वहां पर कुछ क्षेत्रीय पार्टियों को लाभ मिला है। पर हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह के निर्देशन में काम शुरू हुआ है, रोकना पड़ रहा है। लेकिन इस दौरान एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि नवाज शरीफ ने, पाकिस्तान के पीएम ने मोदी को बधाई दी है जीत की और उसके बाद पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि शरीफ ने मोदी से न सिर्फ बातचीत की है, उनको बधाई दी है, बल्कि पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया है। याद होगा आपको, जब मोदी से पाकिस्तान को लेकर बार बार सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए कि ना आंख झुकाई जाए ना आंख दिखाई जाए, बल्कि आंख से आंख मिलाकर बात की जाए। तो बहुत कुछ अब ये भी निर्भर करेगा कि हाल फिलहाल में मोदी जी ने जिस तरह से रैलियों में, जम्मू कश्मीर में भी किस तरह से जो हमारे सैनिकों के सर काट के ले गए थे उसके मुद्दे उठाए थे, अब वो कितनी बातचीत हो पाती है और क्या फॉरेन पॉलिसी रहेगी खास तौर से कश्मीर को लेकर भी, इसे भी देखना होगा। हमारे साथ डीपी त्रिपाठी जी, वरिष्ठ नेता एनसीपी के भी जुड़ गए हैं। डीपी त्रिपाठी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको मुबारकबाद दूं कि कम से कम आपने अपना खाता खोला, या फिर ये पूछूं कि आपको कांग्रेस पर कितना गुस्सा आ रहा है? मैंने खाता ही नहीं खोला हमने। हमारी देखे 8 सीटें थी पिछली लोकसभा में, इस बार हमारी अभी 5 सीटें आ गई हैं पक्की, और 3 राज्यों में, महाराष्ट्र में हमारी अभी 3 सीट आई है, लक्षद्वीप में आई है, बिहार में 1 सीट कटिहार की आ रही है। तो ये 5 सीटें हम 8 में पाए हैं
कांग्रेस को महाराष्ट्र में भी 1 सीट मिली है अभी सिर्फ। तो हम एक पार्टी के रूप में हमारा नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना और पार्टियों का हुआ है। लेफ्ट को देखिए और तमाम समाजवादी पार्टी को देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी को देखिए, बहुजन समाज पार्टी को। तो ये जो स्थिति देश में आई है इस चुनाव के दौरान, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत खुद एक पार्टी के रूप में ही मिल गया 280 से ऊपर, और फिर एनडीए को 330 के ऊपर, तो ये सब जो है ये 30 साल के बाद इतने बड़े बहुमत के साथ एक गठबंधन और एक पार्टी देश में आई है, जो एक स्थिर सरकार की दिशा में अच्छा कदम है। स्थिर सरकार की दिशा में अच्छा कदम है, लेकिन जो नुकसान हुआ क्षेत्रीय दलों को वो क्यों हुआ आपके हिसाब से त्रिपाठी जी? वो इसलिए हुआ कि तमाम दल तमाम स्तरों पर कमजोर पड़े, इसलिए उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ तमाम जगहों पर, और तमाम क्षेत्रीय पार्टियां भी कमजोर हुई, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमाम जगहों पर। यानी ओडिशा, तमिलनाडु और बंगाल को अगर आप छोड़ दें तो असम जैसे क्षेत्र में आप देखिए, पूर्वोत्तर में जाइए, वहां भी नए ढंग की अप्रोच से जनता ने, मतदाताओं ने व्यवहार किया। लेकिन त्रिपाठी जी, एक सवाल आपसे ये कि मैं उसके बाद तुरंत के पास आऊंगी। अगर अलायंस को देखा जाए, आप अलायंस पार्टनर हैं, आप छोटे भाई हैं, बड़ी भाई कांग्रेस अगर मान ली जाए, तो कोई एडवाइस होगा जो देना चाहेंगे? क्योंकि आपने ये कहा कि तमाम जो दल हैं वो कमजोर हुए, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। हाँ, तो ये सारा आया है, चुनाव के नतीजे आए हैं, जाहिर है कि सभी राजनीतिक दल इसका अपने हिसाब से। आपको रोकना पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें भी ले लेते हैं हम। हमारे साथ मेरे सहयोगी अनुराग भी आ गए हैं। आपको ये बता दूं, चौहान साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, खासतौर से मध्य प्रदेश में जिस तरह से परचम लहराया है बीजेपी ने, क्या कहेंगे आप इस जीत के बाद? बहुत धन्यवाद। हम लोग आनंदित और प्रसन्न हैं। एक नए युग का उदय हुआ है, और जो हमारी कल्पना थी मोदी जी के नेतृत्व में, एक शक्तिशाली भारत, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत और संपन्न और समृद्ध भारत बनेगा, ये हमारा विश्वास है। और उनके चमत्कारिक नेतृत्व की भी ये विजय है, और देश पूरे आशा और विश्वास के साथ उठ के खड़ा हुआ है। एक सवाल है जो बहुत परेशान कर रहा है शिवराज सिंह चौहान जी के, अच्छे दिन आने वाले हैं आप लोग कहा करते थे, और वाकई में अच्छे दिन आ भी गए, लेकिन अभी जनता को ये लग रहा है कि सिर्फ अच्छे दिन बीजेपी के लिए आए हैं, सिर्फ अच्छे दिन एनडीए के लिए आए हैं। क्या योजना है कि पूरे देश के लिए अच्छे दिन आ जाएं? योजना का पूरा खाका हमने अपने संकल्प पत्र में पहले से ही घोषित किया है। 1 मिनट में उसका बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चाहे भ्रष्टाचार और महंगाई का मामला हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का सवाल हो, बेरोजगारी दूर करने का सवाल हो, कृषि को फायदे का धंधा बनाने का सवाल हो, ग्रामीण और शहरी विकास हो, इन्वेस्टमेंट लाना हो, रोजगार के नए अवसर सृजित करना हो, या शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना हो, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से अपना दृष्टिकोण रखा है। और जब इसको हम क्रियान्वित करेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में वो प्रधानमंत्री होंगे, तो निश्चित तौर पर पूरी जनता को ये लगेगा कि अच्छे दिन आ गए हैं, और अच्छे दिन आ गए हैं ये जनता पहले से महसूस कर रही है। अच्छे दिन आ गए, जनता महसूस कर रही है। शिवराज जी, हमें याद है कि चुनाव से पहले किस तरीके से गुजरात मॉडल और मध्य प्रदेश मॉडल को लेकर के भी विवाद हुआ। कुछ बीजेपी के धड़े को लगता था कि विकास के मामले में मध्य प्रदेश भी गुजरात से कहीं पीछे नहीं है, लेकिन आज पूरे देश में गुजरात मॉडल की चर्चा है विकास के मामले में। क्या कहेंगे इस पर आप? मोदी जी महानायक हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और उन्हें जो सुशासन का और विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है, वो लोगों के लिए आदर्श बन गया है। मैंने पहले भी ये कहा था कि हर एक राज्य की अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती है, और उसके कारण उनको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती है जी। एक ही प्राथमिकता हर राज्य की नहीं हो सकती। तो मध्य प्रदेश की जो जरूरत थी उसको देख के हम काम कर रहे थे, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात यह है कि अभी तक यूपीए की सरकार का सहयोग मुझे नहीं मिलता था। आज हमें केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिलेगा,
और मध्य प्रदेश और तेजी से आगे बढ़ेगा। आप खुद को सेवक मुख्यमंत्री कहते हैं शिवराज जी, ऐसे में मोदी जी को क्या कहेंगे? सेवक प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? ऐसा मैं तो सेवक मुख्यमंत्री हूं, मोदी जी भी कार्यकर्ता है और उन्होंने हमेशा ये कहा है कि मुझे एक बार चौकीदार कह सकते हैं शिवराज सेवा करने का मौका 7 महीने के लिए दे दें। तो हम सब देखिए, मूल रूप से हम सब सेवक हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विकास और सेवा के लिए राजनीति में काम करते हैं और मोदी जी उसी भूमिका में अपने आप को स्पष्ट कर चुके हैं। वो देश के चौकीदार भी हैं, वो देश को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे, वो देश के महानायक भी हैं, वो देश के सेवक भी हैं। सबसे पहला काम मोदी जी की सरकार में क्या होने वाला है शिवराज सिंह जी? अब ये मोदी जी अपनी प्राथमिकताएं बताएंगे और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के पहले भी वो स्पष्ट कर सकते हैं, बाद में तो न केवल बताएंगे बल्कि तेजी से काम करेंगे, क्योंकि वो काम करने वाले व्यक्ति। तो यानी कि आप ये मान रहे हैं कि सरकार जो होगी वो बीजेपी की नहीं होगी, मोदी की सरकार होगी? बीजेपी की सरकार जिसके मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी परस्पर पूरक हैं, दोनों अलग नहीं है। भाजपा के नेता मोदी जी है, मोदी जी भाजपा के कार्यकर्ता हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को अलग समझने की भूल ना करें। चौहान साहब, एक चीज और कि अक्सर जो बीजेपी शासित प्रदेश थे उनका ये कहना होता था कि केंद्र उनके साथ सौतेला व्यवहार करता है। अब आपको लगता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अब राजस्थान, ये सब स्टेट्स के साथ आपको लगता है केंद्र की कम से कम बदनीयती नहीं होगी, व्यवहार बदलेगा? मुझे पूरा विश्वास है न केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ न्याय होगा बल्कि हमारी सरकार पूरे देश के हर राज्य के साथ न्याय करेगी। हम इतने संकीर्ण नहीं हो सकते कि केवल भाजपा शासित राज्यों की बात करें। और मोदी जी ने जो एक अच्छी बात कही है वो अच्छी बात यह है कि उनकी अपनी कैबिनेट तो होगी लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी एक टीम के रूप में काम करें। मुख्यमंत्री चाहे किसी दल का हो, केवल भाजपा के मुख्यमंत्रियों का सवाल नहीं है, उन सबके साथ वो काम करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये भावना और ये टीम हर राज्य को तेजी से आगे बढ़ाएगी और हर राज्य के साथ न्याय होगा। शिवराज सिंह चौहान जी, जीत का सेहरा किसके सर बांधेंगे, ये जवाब देके जाइए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, वो जीत के महानायक है। राजनाथ सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में लाखों लाख कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। ये सब कार्यकर्ताओं की जीत है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व एक टीम के भाव से काम में लगा था। हमारे नेता चाहे अडवाणी जी हो, चाहे सुषमा जी हो, चाहे अरुण जी हो, सब लोग काम में लगे थे, एक टीम के रूप में काम किया। लेकिन निसंदेह नेता जिनको प्रधानमंत्री के रूप में हमने घोषित किया था माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उनने जबरदस्त परिश्रम किया है। और कुल मिला के चुनाव का जो अभियान उनके नेतृत्व में चला है वो अद्भुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल है, होने की एक बहुत बड़ी वजह है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बीजेपी प्लस 337 का आंकड़ा, 543 में 337 का आंकड़ा बीजेपी के पास अब तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। लालू प्रसाद यादव कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। चलिए, नमस्ते। समाजवादी एक मंच पे आएंगे क्या? समय ला देता है, समय, टाइम और समय सब कंपेयर कर देता है कि क्या करना है। ऐसा बैठे रह के चलिए, जनता का जो फैसला हो गया। तो लालू प्रसाद यादव अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। आप देख सकते हैं किस तरीके से अब जश्न का माहौल है। बीजेपी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े नेता को फुर्सत नहीं है इस जश्न से। नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें जो सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सबको धन्यवाद दे रहे हैं। मोदी जीत के बाद सबसे पहले अपनी माताश्री से मिलने के लिए पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। लालू यादव ने देश को सावधान किया है मोदी के आने के बाद। उन्होंने कहा कि मोदी को मैं बधाई नहीं दे सकता, देश को सावधान करने के लिए आया हूं। देश अब सावधान हो जाए क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव एक तरीके से धुर विरोधी माने जाते हैं नरेंद्र मोदी के। हालांकि जिस वक्त लालू प्रसाद यादव का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया था और इस चीज को भी साफ तौर पर
लालू प्रसाद यादव ने ही मीडिया के सामने रखा था कि उनका हाल जानने के लिए नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया है। चले बात करने के लिए हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री जी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से, और रागिनी नायक हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि नवाज शरीफ साहब ने न्योता दिया है नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान जाने का, क्या इरादा है? अब देखिए, इस समय न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में काफी हलचल मची हुई है, क्योंकि भारत का एक बहुत विशेष रोल होता है दुनिया विश्व मंच पर, और अभी बहुत सारी चीजें होंगी, पर इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने कोर टीम के साथ, अपने संसदीय बोर्ड के साथ तालमेल बैठा करके कोई भी निर्णय लेगी। और मेरे ख्याल से नरेंद्र भाई मोदी स्वयं सक्षम हैं। उन्होंने पूरे देश भर में अपने विचार प्रकट किए हैं, जिसमें उन्होंने न केवल अपनी नीतियों के बारे में, खास तौर से देश के विद इन कंट्री, बल्कि उन्होंने फॉरेन विदेश नीति के बारे में भी बहुत सारे विचार जनता के सामने रखे हैं। तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन अनुराग जी, सच्चाई तो ये है कि अभी जो नेताओं के प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, खासतौर से लालू यादव का प्रतिक्रिया आई है, ये बड़ा निराशाजनक है, क्योंकि लोकतंत्र को कितना कटुतापूर्ण बना दिया जा रहा है और उसका परिणाम देश ने झेला भी है। हमें लगता है कि सहिष्णुता के साथ एक दूसरे से मिलजुल करके राष्ट्रीय कार्य के लिए अगर कोई इस प्रकार से आगे आ रहा है तो उसके बारे में शुभ बोलने की जरूरत है और उसका स्वागत करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं भी करते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, पर परंपरा ये है कि इस प्रकार के सौहार्द बनाने की कोशिश होनी चाहिए। जी, विजय सोनकर शास्त्री जी, अब सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी मोदी सरकार के सामने? देखिए, राजतंत्र में बहुत सारी चुनौतियां होती हैं और खास तौर से जनता की सेवा करना ये सबसे बड़ी चुनौती है। देश ने जिस प्रकार से तरह तरह के मुद्दे, सांप्रदायिकता, इधर उधर की बहुत सारी बातें हुई और खासतौर से चुनाव के मध्य आया, पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुद्दे को स्पष्ट रखा कि इस देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, और देश कितनी तेजी से पिछड़ा है इन 10 वर्षों में, हमें देश को आगे लाना है। देखिए, ये हमारी तो प्राथमिकता होगी, पर हकीकत तो ये है कि आज तक जो चुनाव होते रहे हैं वो जाति, संप्रदाय, पंथ, इस सब पर बटा हुआ एक मैंडेट होता था। पर इस बार जो भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है उसके पीछे स्पष्ट ये दिखाई दे रहा है कि देश ने रोजी रोटी की लड़ाई लड़ी है। आज कम से कम गांव में करीब 25% गांव में तो 2 वक्त की रोटियां लोगों के घरों में नहीं बन पा रही है। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिली है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, खास तौर से नरेंद्र भाई मोदी ने गरीबों में ये आशा पैदा की है कि अब उनके घर में रोटियां मिलेंगी, उनके बच्चे पढ़ सकते हैं, उनके नौजवानों को रोजगार मिलेगा और देश का विकास होगा। रागिनी नायक भी हमारे साथ है। रागिनी नायक, राहुल गांधी ने बिहार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि शायद असेसमेंट करने में कहीं न कहीं गलती हुई है और ये एक मंथन का दौर है। क्या दिल्ली में जो चुनाव हुए थे उसके बाद भी कोई सबक नहीं सीखा गया, ये मानना पड़ेगा क्या? देखिए, मैंने आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि ये है आत्ममंथन का दौर है। दिल्ली में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब नतीजा खराब था। हमने कोशिश की दिल्ली में भी, लेकिन दिल्ली के तुरंत बाद ही लोकसभा का चुनाव था, उसमें भी ये नतीजे खराब आए हैं। तो मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा कि क्षेत्रीय, राष्ट्रीय कैंपेन स्ट्रैटेजी में और तमाम जो चूक हो गई हो या जो कमी रह गई हो उस पर काम किया जाएगा। लेकिन एक बात अगर आप मुझे मौका दें तो मैं इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगी जी। हालांकि बधाई भी है, शुभकामनाएं भी है, लेकिन आपने ये पूछा कि सबसे बड़ी चुनौती क्या रहेगी, तो उसमें कुछ जोड़ना चाहूंगी। जब भी लहर चलती है, अगर भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से हम बात करें तो वो तर्क, नीति और मुद्दों से परे होती है। राम मंदिर के समय भी एक लहर चली थी, आज भी सब मान रहे हैं कि मोदी लहर है। तो मोदी जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती ये रहेगी
कि राजनीति को मुद्दों पर दोबारा से केंद्रित किया जाए, और जिस सहिष्णुता की बात सोनकर जी कर रहे थे, लेकिन उन्हें प्रैक्टिस अच्छी है रागनी नायक। गुजरात में वो 3 बार से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस उनकी अच्छी है कि किस तरीके से मुद्दों पर आया जाए लहर के बाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे रागनी नायक आपका भी, और विजय सोनकर शास्त्री जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन हमारी ये महाकवरेज लगातार जारी है।